वेलकम बैक टू द करियर एम्पायर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये बहुत सारे स्टेट जुडिशरी में इसमें से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और आपके अपकमिंग एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आइए पढ़ते हैं इसे डिटेल में। तो पहले अगर हम जानें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था तो और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। इसका ऑब्जेक्टिव जो है कि वुमेन्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट गारंटी किए गए हैं उनको प्रोवाइड कराना। इस पर्टिकुलर एक्ट को प्रेसिडेंट से जो एसेंट मिली थी वो 13 सितंबर 2005 को मिली है और ये एनफोर्समेंट जो डेट है इसकी वो है 26 अक्टूबर 2006। ओवरव्यू अगर हम इसका देखें तो इसमें 5 चैप्टर है और 37 सेक्शंस हैं। चैप्टर 1 की बात करें हम तो प्रिलिमिनरी है। इसमें आपका सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में। शॉर्ट टाइटल में बात करता है, इसमें शॉर्ट टाइटल बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। एक्सटेंट की बात करें तो ये होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल है और कमेंसमेंट डेट जो है इसकी 26 अक्टूबर 2006 से ये कमेंस हो गया था। वहीं मैं बात करूँ सेक्शन 2 जो कि बात करता है आपका डेफिनेशन क्लॉसेस के बारे में। तो इसमें काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, लेकिन हम डिटेल में वही डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपके 2 के ए में दिया हुआ है एग्रीव्ड पर्सन। एग्रीव्ड पर्सन कौन हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक वुमेन होगी, ठीक है, इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट जो होगा, जो भी एक्यूज को यहाँ पे रिस्पोंडेंट के नाम से बोला गया है, यहाँ पे हम एक्यूज वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम रिस्पोंडेंट वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वुमेन आपकी एग्रीव पर्सन होगी जो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है एक रिस्पोंडेंट के साथ, ठीक है, और जिसके साथ जो कि शिकार बनी है डोमेस्टिक वायलेंस का। तो अगर हम बात करें चाइल्ड की डेफिनेशन 2B में दी गई है। इसमें भी कोई भी पर्सन चाइल्ड हो सकता है, मेल या फीमेल, लेकिन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। इसमें आपका एडॉप्टेड स्टेप या फॉस्टर चाइल्ड भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट मैं बात करूं, आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है 2 के ई में डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट के बारे में। जो आपकी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होती है वो एक कंप्लेंट होती है डोमेस्टिक वायलेंस की फ्रॉम दी एग्रीव्ड पर्सन। जो आपका एग्रीव्ड पर्सन है वो आपकी जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो रिपोर्ट लिखवाते हैं हम उसको डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बोलते हैं। अब हम बात करें 2 के एफ में, जिसमें आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप डिफाइन है। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो है 2 पर्सनस के बीच में होता है जो एक साथ रह रहे हैं किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक कंप्लीटली शेयर्ड हाउस होल्ड में, ठीक है, बाय कंजेन्युटी, मैरिज और थ्रू अ रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज। मतलब अगर आप लिविंग में भी रह रहे हैं तो उसको भी हम डोमेस्टिक रिलेशनशिप के उसमें भी काउंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं के में मॉनेटरी रिलीफ के बारे में। 2 के के में दिया हुआ है मॉनेटरी रिलीफ। मॉनेटरी रिलीफ क्या होता है? ये कंपनसेशन है जो मजिस्ट्रेट जो है रिस्पोंडेंट को बोलता है कि वो आप एग्रीव्ड पर्सन को आप दीजिए, ठीक है। ये आपका मॉनेटरी रिलीफ है। ये किसी भी स्टेज पर एप्लीकेशन के थ्रू हम इसको आप करवा सकते हैं और ये किस लिए है? टू मीट द एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड लॉसेस सफर्ड फ्रॉम बाय द एग्रीव्ड पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से जो भी उसको तकलीफ हुई है आपके एग्रीव्ड पर्सन को, उसका एक तरह का उसके एक्सपेंसेस है, उसके लॉसेस जो है उसको मीट करने के लिए मॉनेटरी रिलीफ का कंपनसेशन एक तरह से दिया जाएगा। अब हम बात करें रिस्पोंडेंट, तो बहुत बार आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन क्या है। रिस्पोंडेंट जो है कोई भी एक अडल्ट मेल हो सकता है जो कि रह रहा था या रह रहा है एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में विद द एग्रीड पर्सन, ठीक है। और इसमें जो है आपकी वाइफ या फिर आप अगर किसी फीमेल पार्टनर के साथ लिविंग में रह रहे हो तो दोनों ही इसमें इंक्लूड हो सकता है। और इस, ठीक है, ये रिस्पोंडेंट, और रिस्पोंडेंट किसके अगेंस्ट होता है? मतलब अगेंस्ट द एग्रीड पर्सन हु सॉट एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट। अगर मैं बात करूँ 2S में, 2S बात करता है शेयर्ड हाउस होल्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं कि शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होता है। शेयर्ड हाउस होल्ड वो एक पर्टिकुलरली आपका घर है जहाँ पर आप एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहे हो एक रिस्पोंडेंट के साथ, चाहे वो आपका खुद का घर हो या एक रेंटेड एकोमोडेशन हो या आप जॉइंटली दोनों के नाम पर हो या सिंगल आप किसी के नाम पर हो, तो भी उसको हम शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन में ही काउंट करेंगे। तो उसमें आपका अगर आपका हाउस होल्ड जो है वो बिलोंग करता है जॉइंट फैमिली से या फिर जॉइंट फैमिली में किसी भी रिस्पोंडेंट के मेम्बर्स का भी हो, तब भी इरिस्पेक्टिव कि उसमें जो है जो रिस्पोंडेंट है उसका क्या राइट है, क्या टाइटल है, उसके बिना भी एग्रीव्ड पर्सन को राइट मिलेगा, टाइटल मिलेगा और इंटरेस्ट मिलेगा कि उसमें वो रह सकता है उस शेयर्ड हाउस होल्ड में जहाँ पे उसका डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है।
अब मैं बात करूँ सारी डेफिनेशंस जो हमने देखी हैं, कुछ कुछ और डेफिनेशंस इसमें दी हुई है जिसे हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। 2 के ए में आपका एग्रीव पर्सन दिया हुआ है, बी में चाइल्ड, सी में कंपनसेशन ऑर्डर जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कस्टडी ऑर्डर वो भी हम पढ़ेंगे आगे 21 में, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट ये हमने देखा, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, डोमेस्टिक वायलेंस, एच में आपका डॉरी, आई में आपका मजिस्ट्रेट, जे में आपका मेडिकल फैसिलिटी, के में आपका मॉनेटरी रिलीफ, एल में आपका नोटिफिकेशन, एम में प्रिस्क्राइब्ड, एन में प्रोटेक्शन ऑर्डर, ओ में प्रोटेक्शन और पहले एन में प्रोटेक्शन ऑफिसर है और ओ में आपका प्रोटेक्शन ऑर्डर है, पी में आपका रेजिडेंस ऑर्डर, क्यू में रिस्पोंडेंट, आर में सर्विस प्रोवाइडर, एस में शेयर हाउस होल्ड और टी में शेल्टर होम जिसे हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 बात करता है डोमेस्टिक वायलेंस। सेक्शन 3 के में चैप्टर 2 में सिर्फ आपकी एक ही क्लॉज है, डेफिनेशन दी गई है आपकी डोमेस्टिक वायलेंस की। देखो डोमेस्टिक वायलेंस को पूरा एक चैप्टर कवर कर रहा है। तो डोमेस्टिक वायलेंस में क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा एक्ट, ओमिशन या कमीशन या कंडक्ट जिससे रिस्पोंडेंट जो है डोमेस्टिक वायलेंस करता है किसी भी एक एग्रीव पर्सन के साथ, बेसिकली फीमेल के साथ, जिससे उसको हार्म पहुँचे, इंजरी पहुँचे या फिर उसकी हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब या फिर किसी भी मेंटल और फिजिकल कंडीशन पे इफेक्ट पहुँचता है, तो उसको हम, और साथ ही साथ इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, फिजिकल एब्यूज़, सेक्सुअल एब्यूज़, वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज़ और साथ में इकोनॉमिक एब्यूज़ भी हम इसमें काउंट करते हैं। ठीक है, इसमें सारे जो है इसमें काउंट होगा। या फिर इसको हैरास करता है, हार्म करता है, इंजर करता है या एंडेंजर करता है एग्रीव पर्सन को विद अ व्यू to coerce her or any other person related to her to meet any unlawful demand of any dowry, या फिर उसको डराता धमकाता है या फिर उसको कोई भी फिजिकली या मेंटली हार्म करता है। ठीक है, ये आपका इसमें इंक्लूड होगा। अगर हम बात करें फिजिकल एब्यूज़ के बारे में, फिजिकल एब्यूज़ में मतलब आप उसको कोई भी बॉडीली पेन, हार्म या फिर डेंजर पहुंचा रहे हो उसके लाइफ, लिम्ब और हेल्थ पे, या फिर इम्पेयर कर रहे हो उसकी हेल्थ को या डेवलपमेंट को, या उसमें आपका कोई भी असॉल्ट या क्रिमिनल इंटिमिडेशन या फिर क्रिमिनल फोर्स भी इसमें इंक्लूड होगी। सेक्शुअल एब्यूज़ में कोई भी किसी तरह का उसको सेक्शुअल एब्यूज़ करना, उसको ह्यूमिलेट करना, डिग्रेड करना या फिर उसकी डिग्निटी को हैम्पर करना, वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज़ में आपका उसको इंसल्ट करना, उसका मजाक उड़ाना, उसको ह्यूमिलेशन करना, उसे किसी नाम से बुलाना या फिर उसको बोलना कि तू बच्चा लड़का पैदा नहीं कर सकती, इस टाइप का अगर आप उसको इंसल्ट कर रहे हो तो वो भी आपका इसमें इंक्लूड होगा। या फिर उसको रिपीटेडली ऐसा धमकियाँ देना, उसको पेन देना, तो वो भी आपका इसमें इंक्लूड होगा। फिर बात करते हैं हम इकोनॉमिक ऑफेंसेस में। इकोनॉमिक ऑफेंसेस में या फिर इकोनॉमिक एब्यूज़ की बात करें तो इकोनॉमिक एब्यूज़ में उससे कोई भी उसके सारे रिसोर्सेज छीन लेना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज छीन लेना, जिससे वो एक जो लाइफ जो जी पाती है वो नहीं जी पाएगी। तो ऐसी कोई उससे सारे रिसोर्सेज छीनना, उसका पानी बंद कर देना या फिर उसे खाने पीने की चीज़ें ना प्रोवाइड करना, उसका आने जाने का रिक्शे का किराया और वट एवर टैक्सी का किराया ना लेना, मतलब इस टाइप के भी बहुत सारे केसेस आते हैं। तो इस तरह की हरकतें करना भी इकोनॉमिक एब्यूज़ के अंदर ही आएगा, मतलब हर चीज़ से उसे वंचित रखना, तो वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो उसको साथ ही में ये सारा आपका उसमें आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 3 बात करता है पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, इन सब के बारे में। सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 11 तक इसके बारे में बात करता है। सेक्शन 4 बात करता है इन्फॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट, मतलब जो भी पर्सन जो है ऐसे कोई डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट करेगा तो उसके खिलाफ कोई भी लाइबिलिटी नहीं इंकर होगी, ना सिविल ना क्रिमिनल। ठीक है, कोई भी लाइबिलिटी उसके अगेंस्ट नहीं होगी। अब हम बात करें कि जो पुलिस ऑफिसर, सर्विस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट है उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, तो उनकी ड्यूटीज़ के बारे में अगर ऐसी किसी को भी कंप्लेंट मिलती है डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले तो वो उसको जो भी आपका जो एग्रीव पर्सन है उसको उसका राइट बताएगा कि उसके पास क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, उसको प्रोटेक्शन मिल सकती है, उसको मॉनिटरी रिलीफ, कस्टडी, रेजिडेंस ऑर्डर, कंपनसेशन ऑर्डर, ये सारे इस एक्ट के अंदर मिल सकते हैं। उसको अवेलेबल कराएगा कोई भी एक सर्विस प्रोवाइडर जो भी उसके एरिया का होगा, उसको एक प्रोटेक्शन ऑफिसर की अवेलेबिलिटी कराया जाएगा। उसको बताया जाएगा कि उसके पास फ्री लीगल सर्विसेज हैं, वो अवेल कर सकते हैं, कि वो एक कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं अंडर IPC 498A के अंडर। ठीक है, आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में IPC का 498 क्या बोलता है।
ठीक है। तो ये सारे उसके पास मैटर है और इसके अंदर जो भी ऑफेंस आप बुक करेंगे ये सारे कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल होंगे, ये याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट हम बात करें शेल्टर होम के बारे में। तो शेल्टर होम की क्या ड्यूटी है? शेल्टर होम की ड्यूटी है कि जो भी आपका एग्रीव पर्सन है उसको एक सेफ शेल्टर प्रोवाइड कराया जाए। अगर हम बात करें मेडिकल की तो आपका सेक्शन 7 बात करता है कि जो आपके मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो उसको प्रोवाइड की जाए, उसके सारा जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है उसको मतलब अच्छे से एड्रेस किया जाए और उसको एक अच्छी सी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। अगर उसको कोई भी उसका एग्जामिनेशन किया जाए, कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सारी ड्यूटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 8 हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सेक्शन 9 देखेंगे। सेक्शन 9 बात करता है ड्यूटीज़ एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की क्या ड्यूटी है? तो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की ड्यूटी है जो भी आपकी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट आई है उसको मजिस्ट्रेट के पास दें और उसकी जो मजिस्ट्रेट जो है वो उसकी जो कॉपी है आगे पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जो भी पुलिस स्टेशन होगा एरिया का उसको भेजेगा और साथ में एक एप्लीकेशन भेजेगा मजिस्ट्रेट को कि जो उसको क्लेम कर रहा है रिलीफ्स को, ठीक है। और उसको प्रोवाइड कराया जाएगा लीगल एड अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट के अंडर और सारे सर्विस प्रोवाइडर्स की एक लिस्ट बनाई जाएगी जो कि उसको काउंसलिंग या शेल्टर होम में मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कराई जाएंगे। साथ ही साथ उसको एक सेफ शेल्टर होम प्रोवाइड कराया जाएगा और उसी की एक कॉपी आगे पुलिस स्टेशन और मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया को प्रोवाइड कराई जाएगी। उसको मेडिकली एग्जामिन किया जाएगा और इफ़ बॉडीली इंजरीज है उसको तो उसकी एक रिपोर्ट आगे मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड की जाएगी। वहीं बात करें अगर हम 10th में कि सर्विस प्रोवाइडर का क्या रोल है इसमें, तो सर्विस प्रोवाइडर जो है वॉलंटरली एसोसिएटेड होते हैं, उसी को हम बोलेंगे। लेकिन जो भी एसोसिएटेड होते हैं वॉलंटरली उसको सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में या फिर कंपनीज एक्ट में या फिर कोई भी उस टाइम पर जो भी लॉ प्रिवेल कर रहा है वहाँ पे उसका एनरोल कराना ज़रूरी है। और वो जो है वुमेन को फ्री लीगल एड कराएंगे प्रोवाइड, साथ में मेडिकल फाइनेंशियल और अदर असिस्टेंस जो भी उसको लगता है वो उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। वो एक जो आपका जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है वो जो है वो शो पावर जो है उनकी सर्विस प्रोवाइडर की कि वो रिकॉर्ड करेंगे और आगे फॉरवर्ड करेंगे मजिस्ट्रेट को ऑफ द एरिया को। फिर साथ ही साथ उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, उसको शेल्टर होम प्रोवाइड किया जाएगा और कोई भी जो भी सूटेबल सर्विस उसके लगता है उसके गुड फेथ में वो कराएगी। और ऐसे करने में अगर कुछ नहीं भी करते हैं तो उसके इसमें किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा अगर वो गुड फेथ में कोई भी काम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें 11th में कि बात करते हैं गवर्नमेंट की और क्या ड्यूटीज़ है इसमें, तो गवर्नमेंट में इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट इंक्लूड होती है, दोनों की ही इक्वली ड्यूटी है। तो यहाँ पे हम जब भी बात करेंगे गवर्नमेंट तो हम बात कर रहे हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बारे में। इनका काम है कि मीडिया पब्लिक मीडिया के थ्रू, चाहे वो टेलीविज़न हो, आपका रेडियो हो, प्रिंट मीडिया हो, उनके थ्रू पब्लिक में अवेयरनेस फैलाना इस पर्टिकुलर एक्ट के रिगार्डिंग। जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग आपके पुलिस ऑफिसर्स और आपके जुडिशियल सर्विसेज के जो भी ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू टाइम टू टाइम आपकी ट्रेनिंग्स जो होती हैं, अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराना, आपके इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कराना सर्विसेज के बीच में कि जो आप हमने लॉज बनाए हैं उनको कैसे हम इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। तो ये सारी और साथ ही साथ जो है डिलीवरी जो भी सर्विसेज है वो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू वुमेन उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करवाना। तो अब हम बात करते हैं हमारी अपॉइंटमेंट के बारे में। अपॉइंटमेंट कैसे होती है प्रोटेक्शन ऑफिसर की, इसकी याद रखना जो अपॉइंटमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट करती है बाय द नोटिफिकेशन और वो कितने भी ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती है, ये नहीं 1 2 या एनी नंबर दे एज दे वांट अपॉइंट सच नंबर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर इन ईच रिस्ट्रिक्टेड एंड शैल ऑल्सो नोटिफाई द एरिया कि आपको कौन से एरिया में काम करना है। तो वो कितने भी ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकता है, कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। कहाँ पे करेगा, सेक्शन 8 में करेगा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है चैप्टर 4 जो कि बात करता है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर ऑफ रिलीफ। अगर आपको कोई भी ऑर्डर या रिलीफ लेना है उसका क्या प्रोसीजर होगा, तो इसमें सेक्शन 12 से लेकर 29 तक बात करता है। तो सेक्शन 12 में सबसे पहले हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं। एप्लीकेशन किसको फाइल करेंगे, मजिस्ट्रेट को करेंगे। कौन करेगा, एग्रीव पर्सन खुद भी कर सकता है, उसका कोई रिलेटिव भी कर सकता है, कोई या फिर कोई और पर्सन भी कर सकता है, या प्रोटेक्शन ऑफिसर भी कर सकता है जो कि जिसको रिलीफ चाहिए इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर। ठीक है, जो भी इसमें आपका रिलीफ आप कर रहे हो उसके लिए हम आप एक ऑर्डर के लिए हम इसमें हम प्रे करते हैं। इसमें बेसिकली आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है सेक्शन 12 क्लॉज 1 के अंडर। एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया हुआ है और जैसे ही आप एक एप्लीकेशन फाइल करते हो तो उसको विदिन 3 डेज़ के अंदर जैसे कोर्ट में पहुंचती है तो विदिन 3 डेज़ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन कोर्ट इसकी हियरिंग करेगा और इसका डिस्पोजल टाइम जो है वो 60 डेज़ है फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। ठीक है, वही हम बात करें सेक्शन 13 की, तो सेक्शन 13 बात
बात करता है सर्विस ऑफ नोटिस। सर्विस ऑफ नोटिस कि आपका रिस्पोंडेंट को नोटिस कैसे जाएगा, कौन भेजेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें बात करेंगे। जो रिस्पोंडेंट को जो नोटिस देने का काम है अंडर सेक्शन 12, जो भी अगर कंप्लेंट एप्लीकेशन फाइल हुई है तो उसको जो रिस्पोंडेंट को नोटिस भेजेगा वो प्रोटेक्शन ऑफिसर भेजेगा, और प्रोटेक्शन ऑफिसर मजिस्ट्रेट जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर को भेजेगा, और प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है रिस्पोंडेंट को भेजेगा विद इन 2 डेज़ के अंदर। 2 डेज़ हम काउंट करते हैं जब से वो रिसिप्ट हुआ है उसको, ठीक है, और फाइनली वो रिस्पोंडेंट को मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर 14। चैप्टर 14 सेक्शन 14 बात करता है काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग क्या, जो मजिस्ट्रेट जो है किसी भी स्टेज पे जो है रिस्पोंडेंट और एग्री पर्सन को आइदर सिंगली या फिर जॉइंटली जो है काउंसलिंग के लिए भेज सकता है, और उसके बाद जैसे वो काउंसलिंग हो जाती है अगर 14 क्लॉज 1 में, तो उसके विद इन 2 मंथ्स के अंदर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है वो डिसाइड हो जाती है। अब हम बात करें सेक्शन 15 की, कि अगर आप असिस्टेंस लेते हो वेलफेयर एक्सपर्ट की, मजिस्ट्रेट जो है वो सिक्योर कर सकता है कि जो भी आपके वुमेन है या फिर एग्रीव पर्सन के रिलेटेड कोई भी है तो वो उसको आगे असिस्टेंस ले सकते हैं वेलफेयर एक्सपर्ट्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 16। जो भी आपकी सारी प्रोसीडिंग्स होंगी वो इन कैमरा होगी। इसके लिए आपकी पार्टीज़ जो है वो आपके लिए बोल सकते हैं कि हाँ हमें इन कैमरा प्रोसीडिंग्स चाहिए, तो वो आपका सेक्शन 16 बात करता है इन कैमरा प्रोसीडिंग्स के बारे में। वहीं हम बात करें सेक्शन 17 बोलते हैं कि राइट टू रिसाइड इन अ शेयर हाउस होल्ड। अगर आपने ऐसी कंप्लेंट कर दी उसके बाद भी यू हैव द राइट टू रिसाइड इन दी शेयर हाउस होल्ड, ठीक है। जो भी वुमेन होगी जो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है उसका पूरा राइट है कि वो उस जो आपका शेयर्ड हाउस होल्ड है वो उसी में रहे, और कोई भी उसको वहाँ से जो है निकाल नहीं सकता है, ठीक है, जब तक कि कोर्ट के ऑर्डर ना हो, ठीक है। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर की, कितने टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। तो हमारे 5 टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। 18 से लेकर 22 तक बात करते हैं, 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या होता है। प्रोटेक्शन ऑर्डर में क्या होता है, मजिस्ट्रेट जो है एग्रीव पर्सन और रिस्पोंडेंट को अपॉर्चुनिटी देता है कि उन दोनों की बात सुनता है। अगर प्राइमा फेसाई उसको ये लगता है कि हाँ जो ये एग्रीव पर्सन है इसके साथ जो है कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो वो कोई भी एक जो है एक प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है एग्रीव पर्सन के फेवर में कर सकता है, और प्रोहिबिट कर सकता है रिस्पोंडेंट को कि वो आगे कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करेगा या फिर उसको ऐसा कुछ भी कमीशन नहीं करेगा। और जहाँ पे भी अगर वो एग्रीव पर्सन कोई जॉब वॉब कर रहा है तो उसके पास वहाँ पे नहीं जाएगा, उसके वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में वहाँ पे नहीं जाएगा, और अगर कोई बच्चा है तो उसके स्कूल में नहीं जाएगा, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे वो फ्रिक्वेंटली जाता है तो वहाँ पे वो जाना अपना प्रोहिबिट करेगा, ठीक है। तो ये होगा। और साथ में बात करें हम कि वो कभी भी कोई दोबारा ऐसे अटेम्प्ट नहीं करेगा उसको डोमेस्टिक वायलेंस का, कोई भी ऐसा मैसेज वगैरह या फिर कोई भी ऐसी ऑरल रिटन कम्युनिकेशन नहीं करेगा जिससे उस एग्री पर्सन को फिर से थोड़ा सा ऐसा मतलब डोमेस्टिक वायलेंस ऐसा कुछ भी लगे, ठीक है। तो इस टाइप के जो सारे के सारे जो है सेक्शन 18 के अंडर जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हम ले सकते हैं। तो उसके बाद ऐसे लगता है कि अगर कोई भी वायलेंस दोबारा या फिर रिस्पोंडेंट या फिर उसके जो अदर रिलेटिव्स हैं वो ऐसा करेंगे तो उसके लिए भी इनको बोलेंगे कि आप ऐसा आगे से नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए एक स्पेसिफाई ऑर्डर हम आगे से और ले सकते हैं कि हाँ, और उसको कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि आपको घर से निकालना है या उसको बोलेंगे, बल्कि इवन इस पर्टिकुलर प्रोटेक्शन ऑर्डर में हम जो आपका रिस्पोंडेंट है उसको ये भी बोल सकते हैं कि आपको अलग रहना है, उस पर्टिकुलर हाउस होल्ड में आपको जाना ही नहीं है। लेकिन हाँ, इनकेस अगर वो वुमेन हुई तो उस पर्टिकुलर केस में हम वुमेन को कभी भी उस हाउस होल्ड से इवेक्टेड नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपने एप्लीकेशन, फिर हम बात करते हैं सेक्शन 19 में रेजिडेंस ऑर्डर के बारे में। रेजिडेंस ऑर्डर में जो है अगर कोई भी मजिस्ट्रेट जो है अगर उसको लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है तो हम जो है वो रिस्ट्रेन करेगा रिस्पोंडेंट को कि आप जो आपका एग्रीव पर्सन है उसको आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, उसके किसी रिलेटिव के साथ कोई भी वायलेंस है उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, ठीक है। और जो भी आपका शेयर हाउस होल्ड है उसको डिस्पोज ऑफ करने से रोकेंगे कि उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करना है, ना ही अपना कोई जो राइट है वो आपको रिनाउंस करना है, और डायरेक्ट करेगा रिस्पोंडेंट को कि आप उस पर्टिकुलर घर से आप बाहर निकल जाइए कुछ टाइम के लिए, और साथ ही साथ सिक्योर करेगा कोई ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन। अगर ऐसा नहीं है तो कोई ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन उसको बोलेगा कि आप एग्रीव पर्सन को दीजिए, और या फिर उसका रेंट वगैरह आप खुद ही पे कीजिए। अगर वही मैंने आपको पहले कहा था, अगर जो है जो एग्रीव पर्सन जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसके अलावा जो आपका रिस्पोंडेंट है, अगर उसमें कोई वुमेन भी है जो आपके रिस्पोंडेंट का कोई रिलेटिव वगैरह है तो उसको हम कभी भी इवेक्शन के लिए नहीं बोल सकते हैं, ठीक है।
साथ ही साथ अगर उसमें हम देखेंगे आपका 19 क्लॉज 2 में बोलते हैं मजिस्ट्रेट जो है कोई भी ऐसी एडिशनल कंडीशन भी आपकी इम्पोज कर सकता है रिस्पोंडेंट को टू ओवरव्यू दी कि उसकी कोई प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कि कोई एग्रीव पर्सन या उसके बच्चे के लिए। और साथ ही साथ वो क्या है उसको जो रिस्पोंडेंट है उसको बॉन्ड भरने के लिए भी बोल सकते हैं विद और विदाउट श्योरिटीज़, ठीक है। और जो भी आपका इसमें सेक्शन 19 क्लॉज 3 में जो भी आपके ऑर्डर्स होंगे वो CRPC चैप्टर 8 के रेलेवेंट होंगे। कोई भी ऑर्डर पास करते हुए 19 क्लॉज 1, 2, 3 में कोर्ट जो है वो देखेगा, डायरेक्ट करेगा ऑर्डर ऑफिसर इंचार्ज की नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को कि वो इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन का ध्यान रखे। साथ ही साथ जो है वो देखेगा कि जो भी ये ऑर्डर्स जो है आपके 19 क्लॉज 1, 2, 3 में ऑर्डर्स जो हो रहे हैं उसकी स्मूथ असिस्टेंस और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का पूरा ध्यान रखा जाए, ठीक है। ये सारा आपका 19 क्लॉज 19 में रेजिडेंस ऑर्डर में देखा जाएगा। नेक्स्ट हम बात, और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेगा कि अगर जो वुमेन है उसका जो भी स्त्रीधन है वो सारा का सारा उसको एलोकेट करा जाए, उसके पोजीशन में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 20 के बारे में। सेक्शन 20 बात करता है मॉनेटरी ऑर्डर्स के बारे में। मॉनेटरी ऑर्डर्स के बारे में जो मजिस्ट्रेट जो है वो डायरेक्ट कर सकता है रिस्पोंडेंट को कि टू पे मॉनेटरी रिलीफ टू दी एग्रीव पर्सन, वो उसको मॉनेटरी रिलीफ दिया जाए। किस चीज़ के लिए? लॉस ऑफ जो भी उसकी अर्निंग हुई है, मेडिकल एक्सपेंसेस या फिर कोई भी डिस्ट्रक्शन डैमेज या फिर कोई भी रिमूवल किया गया लैंड से उसके रिगार्डिंग जो भी उसको लॉसेस हुए वो दिए जाए। साथ ही साथ उसको मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उसके बच्चे के लिए भी मेंटेनेंस दीजिए पड़ेगी। अगर इस एक्ट के अंदर जो भी आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड कराते हो, लेकिन वो जो CRPC में 125 मेंटेनेंस है वो उसके एडिशनल ही होगा, ठीक है। और जो मॉनेटरी रिलीफ जो आपको इसमें मिलेगा वो एडवोकेट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रीजनेबल और जस्ट होना चाहिए, ठीक है। और कोर्ट चाहे तो ऑर्डर कर सकती है कि आपको अप्रोप्रिएट लमसम अमाउंट मिल जाए आइदर एट वन टाइम और या फिर मंथली पेमेंट में। और जो मजिस्ट्रेट जो है वो चाहे तो उसकी जो भी आपका होगा उसकी एक कॉपी जो है मॉनेटरी रिलीफ की वो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो भी एरिया का होगा आपके जहाँ पे जुरिस्डिक्शन लगती है वहाँ पे भेजेंगी। और रिस्पोंडेंट जो है सारे मॉनेटरी रिलीफ को एक स्पेसिफाइड पीरियड जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा उसमें पे करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, या फिर उसको जहाँ पे भी वो एम्प्लॉय है उसके एम्प्लॉयर को बोला जा सकता है कि आप उसका एक अमाउंट जो है को या फिर एग्रीव पर्सन को या फिर कोर्ट में आप डिपॉजिट कराइए, ठीक है। अगर ऐसा करने में वो फेल होता है, अगर वो नहीं मानता है तो किसी भी स्टेज पर तो उसको इसके खिलाफ पनिशमेंट भी हो सकती है, जो अभी आगे हम सेक्शन में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 21 में कस्टडी ऑर्डर के बारे में। मजिस्ट्रेट जो है किसी भी स्टेज में एक कस्टडी ऑर्डर जो है टेम्परेरी और परमानेंटली इसको एक ग्रांट कर सकता है कि बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी, इसके रिगार्डिंग मोस्टली आपकी फीमेल जो है आपकी वुमेन जो है एग्रीव पर्सन जो है उसके पास ही जाएगी और उसको अलाउ कर सकते हैं कि उसको कब कब इसको विजिट करने के लिए। हम बात करें कंपनसेशन ऑर्डर की, तो एडिशन जो भी आपने बाकी के सारे रिलीफ्स दी हैं उस रिलीफ के अलावा भी मजिस्ट्रेट जो है आपको किसी भी उस अलग चीज़ के लिए कंपनसेशन ऑर्डर के लिए बोल सकता है कि आप इनको अलग से जो भी आपने डैमेजेस वगैरह दिए हैं या मेंटल टॉर्चर हुआ है या इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ है उसके लिए आपको अलग से कंपनसेशन पे करना पड़ सकता है एग्रीव पर्सन को। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर 4 जो कि बात करते हैं प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स। अब हमने सारा पढ़ तो लिया लेकिन प्रोसीजर क्या है, हम कैसे हम ऑर्डर्स को वो उसका ऑब्टेन करेंगे। सबसे पहले आपको पावर है 23 के अंदर पावर टू ग्रांट एंटरिम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर। जो आपका मजिस्ट्रेट है वो कभी भी आपको एंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है जो कि उसको लगे कि प्रॉपर है और जस्ट है। अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है कि रिस्पोंडेंट जो है DV का एक्ट कर रहा है तो वो कभी भी और वो आगे भी ऐसा करेगा तो वो कभी भी एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस अंडर सेक्शन 18, 19, 20, 21 एंड 22 के अंदर कोई जो आपके हमने 5 ऑर्डर्स अभी पढ़े। और सेक्शन 24 में जो है जो भी आपकी कॉपीज़ जो हैं वो दोनों पार्टीज़ को और पुलिस स्टेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी 24 के अंदर। 25 में बात करते हैं ड्यूरेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर कि जो भी आपका जो ऑर्डर्स वगैरह है उसके क्या क्या ऑल्ट्रेशन वगैरह होती है तो इसके बारे में बात करेंगे। जो प्रोटेक्शन ऑर्डर हमने लिया है अंडर सेक्शन 18 उसको जो है वो फोर्स में अप्लाई करने का जो है कब तक वो रहेगा वो एग्रीव पर्सन के ऊपर अप्लाई होता है कि उसको डिस्चार्ज करा सकता है। एग्रीव पर्सन जो है ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द एग्रीव पर्सन और द रिस्पोंडेंट अगर वो सेटिस्फाई होता है कि हाँ सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए हैं तो अपने ऑर्डर्स को ऑल्टर कर सकता है। अब हम बात करते हैं 26 में कि रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग्स। कोई भी रिलीफ जो है अवेलेबल कराया है हमने 18, 19, 20, 21 एंड 22 में तो वो सारे जो है वो सारे रिलीफ जो है लीगल प्रोसीडिंग्स जो है बिफोर अ सिविल एंड कोर्ट या फिर फैमिली कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट उसमें अफेक्ट करेगा,
ठीक है, या उसको अफेक्ट नहीं करेगा, चाहे वो पहले हुआ हो या बाद में किया हो। कोई भी रिलीफ इन एडिशन टू लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो एनी रिलीव अंडर सेक्शन 26 क्लॉज 1 में भी इन एडिशन होगा, वो उसको एडिशन नहीं होगा। मतलब आपका मोटा मोटा मतलब है कि जो भी आपको इसमें जो रिलीफ मिल रहा है वो एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब वो उस जो आपके जो सिविल या क्रिमिनल या फैमिली कोर्ट के जो मैटर्स है उसको ये अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 27 में ज्यूरिसडिक्शन की। ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पर होगी, कैसे होगा कि आपका जो मैटर जाता है वो जेएमएफसी या फिर एमएम के पास जाएगा विद इन द लोकल ज्यूरिसडिक्शन जो भी होगा, जहाँ पे एग्री पर्सन परमानेंटली या फिर टेम्परेरी रिजाइड कर रहा है या फिर बिजनेस करता है या एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉयड है वो, वहाँ पे वो वहाँ से अपनी ज्यूरिसडिक्शन बना सकता है। या फिर जहाँ पे रेस्पोंडेंट रहता है या जहाँ पे वो अपना बिजनेस या फिर एम्प्लॉय है वहाँ पे, या फिर जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहाँ पे जो है कंप्लेंट कोर्ट के पास ये ऑर्डर्स के लिए हम जा सकते हैं। ठीक है, जो भी एनी ऑर्डर्स मेड इन दिस एक्ट शैल बी एनफोर्सेबल थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करें तो सेक्शन 28 वो बताता है प्रोसीजर कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं ऑल जो है ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 12, 18, 19, 20, 21, 2023 जो है एंड ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 31 शैल बी गवर्नड बाय सीआरपीसी। ठीक है, वो सारे सीआरपीसी के थ्रू ही गवर्न होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अपील की, तो अपील हम कहाँ पे भेजेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन में विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रॉम विच जो है ऑर्डर आया, वहाँ से हम जिसमें जो भी आपकी जो रेटर पार्टी है उसको मिला है एग्री पर्सन या फिर रिस्पोंडेंट को, वहाँ से हम अपील कर सकते हैं विद इन 30 डेज़ के अंदर अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करें चैप्टर 5 जो कि बात करते हैं मिसलेनियस प्रोविजंस के बारे में। इसमें आपका सेक्शन 30 से लेकर 37 तक आता है। सेक्शन 30 बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। जितने भी आपकी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स या फिर मेंबर होंगे सर्विस प्रोवाइडर के, जो भी इसमें काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, वो सारे डीम्ड माने जाएंगे एज अ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट जो है आपका आईपीसी में 21 में भी दिया हुआ है, तो वही उसकी डेफिनेशन के अंदर वो इंक्लूड होंगे। अब हम बात करें सेक्शन 31 के कि पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रिस्पोंडेंट। अगर कोई भी रिस्पोंडेंट जो है अगर जो भी इसको प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया गया उसका ब्रीच करता है तो उसको क्या सजा दिएगी, तो उसको जो है 1 साल तक की सजा मिल सकती है और साथ ही साथ उसको 20,000 रुपये का फाइन या फिर दोनों ही पे करने पड़ेंगे अंडर सेक्शन 31। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 32 कि 32 बोलता है कि जो भी आप इसके अंदर ऑफेंसेस करेंगे वो सारे कॉग्निजेबल होंगे एंड नॉन बेलेबल होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 33 बात करते हैं पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय दी। अगर आपका जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो अपनी ड्यूटी को नहीं निभाता है तो उसको भी 1 साल तक की इंप्रिजमेंट हो सकती है, आइदर सिंपल और रिग्रेस, और साथ में या फिर 20,000 रुपये का फाइन या फिर दोनों ही हो सकता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर कि इसका कॉग्निजेंस कौन लेगा, जो भी ऑफेंस अगर कमिट किया गया है प्रोटेक्शन ऑफिसर पे, कोई भी नो प्रोसिक्यूशन, कोई भी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी अनटिल एंड अनलेस उसके खिलाफ जो है एक कंप्लेंट फाइल ना हो। नो प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफिसर अनलेस ए कंप्लेंट इज फाइल्ड विद प्रीवियस, मतलब आपको प्रीवियस सेंशन लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट ने जिसको ऑथराइज किया था, आपको पहले उससे आपको ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, तभी आप उसके खिलाफ आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं 35 बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर आपने गुड फेथ में कोई काम किया तो आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं 36 बात करता है एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। जो भी इसमें प्रोविजंस दिए हैं वो किसी भी एक्ट के अगेंस्ट जो है डेरोगेटरी नहीं है, इट इज़ ओनली इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन। ये सिर्फ एक एडिशनल है, कोई भी डेरोगेशन में नहीं है, डेरोगेटरी ऑर्डर्स नहीं है। तो हम लास्ट इसका जो है आपका सेक्शन 37 पावर बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट्स की। इसमें जो भी आपके जो आपको अमेंडमेंट वगैरह जो भी इंप्लीमेंटेशन वगैरह होंगी उसकी जो पावर्स है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल बनाने की कि कोई भी नोटिफिकेशन के थ्रू वो उसके किसी भी फीचर को जो है चेंज कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। किसी की अगर आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है उसको मॉडिफाई करना है, या टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर को मॉडिफाई करना है कि DIR का क्या फॉर्मेट होगा, या फिर आपका कोई एप्लीकेशन आप 12 में कैसे फाइल करोगे, या कंप्लेन कैसे फाइल होगी, या प्रोटेक्शन ऑफिसर की क्या ड्यूटी होगी, सर्विस प्रोवाइडर की क्या ड्यूटी होगी, कौन कौन से रिलीफ मिल सकते हैं, नोटिस कैसे सर्व होगा, या फिर कोई भी क्वालिफिकेशन वगैरह के रिगार्डिंग कोई भी आपके पूरे एक्ट के जो भी होंगे चेंजेस वगैरह होंगे या रूल्स बनाने होंगे, तो सबकी सारी पावर किसके पास होगी, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। तो अब इसके कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका RGS प्री 2012 का क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि एन एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंशियल order shall be made by a victim of domestic violence before a civil judge, magistrate of first class, family court या mediation center established by high court। तो इसका आंसर होगा आपका मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, बिसाइड्स पासिंग ऑर्डर फ्रॉम प्रोटेक्शन एंड रेजिडेंस, अ मजिस्ट्रेट कैन पास, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, एक्स पार्टी भी कर सकता है, कंपनसेशन भी कर सकता है और कस्टडी ऑर्डर। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। ये आपका आरजेएस प्री 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आरजेएस प्री 2015 के क्वेश्चन की। इसने बोला है एज पर सेक्शन 2Q प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, रिस्पोंडेंट क्या होगा। तो एनी पर्सन हु इज इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप, एनी पर्सन की बात नहीं की थी, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एनी मेल अडल्ट, तो एनी पर्सन लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा है मेल पार्टनर विद एग्रीड फीमेल इज लिविंग, नहीं, इसमें मेल पार्टनर वाला वर्ड हमारा वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, वहाँ पे लिखा हुआ था एनी अडल्ट, ठीक है। या फिर फीमेल रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड, ऐसा फीमेल रिलेटिव वर्ड भी कहीं नहीं लिखा हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट आपका MCQ 4 है, ये आरजेएस प्री 2016 का क्वेश्चन है। द मजिस्ट्रेट डायरेक्टिंग मैटर्स टू बी रेफर्ड फॉर काउंसलिंग अंडर सेक्शन 14 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2015 विल फिक्स द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है कब होगी, काउंसलिंग के बाद नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या होती है, अभी हमने पढ़ी थी विद इन 2 मंथ्स में, विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक नया एक्ट के थ्रू, फिर हम दोबारा मिलते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।